हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी डॉट में। मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल तथा मध्यकालीन भारत और दक्षिण भारत में सातवीं शताब्दी और 1000 शताब्दी के बीच में किस किस राजाओं का उदय हुआ और कौन कौन से राज्य जो हैं वो सामने आए, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि फ्रेंड हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं, सॉल्व क्या करते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं और जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के जीके से पोर्शन आए रहते हैं उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सभ्यता जो सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य और श्रीगुप्त तथा गुप्त वंश के बारे में पढ़ा। गुप्त वंश से जो है 6 शताब्दी से पहले, 6वीं शताब्दी से पहले या 5वीं शताब्दी तक वो समाप्त हो जाती है। 5वीं शताब्दी के बाद जो है फ्रेंड वो तीन राज्य जो हैं वो ऊपर आते हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने उसे इसमें शामिल नहीं किया है। उन्हीं चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया है जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी हिस्ट्री के पोर्शन कंप्लीट कराने होंगे विस्तृत रूप से, वो आपको हमारे चैनल स्टडी डॉट पे हमारे द्वारा आपको 1-2 महीने के अंतराल में कराई जाएंगी। और रही बात समझाने की, तो फ्रेंड ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। जो चीज़ें समझाने लायक होंगी वो मैं आपको इस पे समझा दूंगा, जो चीज़ें समझाने लायक नहीं होंगी वो मैं नहीं समझाऊंगा, और बाकी समझने वाली चीज़ें बाद में हम लोग कवर करेंगे जब विस्तृत रूप से हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए समय को व्यतीत न करते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को कि पूर्व मध्यकाल में जो है 700 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच हम इसे कवर करेंगे, जिसमें पूर्व उत्तर जो है उत्तर भारत के राज्यों के बारे में, जैसे पाल जो कि बंगाल में उदय होता है, राष्ट्रकूटों के बारे में, राज्य पृथ्वीराज रासों के बारे में, ऐसे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसको देखेंगे। फिर दक्षिण भारत में किस राज्यों का उदय हुआ, कौन से राजा जो है महानतम हुए उसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि क्या कवर होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं, थोड़ा देखिएगा। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर किसने लगाया था, तो उसे किसने लगाया था, बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था, तो ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा था। ठीक है फ्रेंड, अब कौन है ये मोहम्मद बिन कासिम, इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड, जब हम लोग हिस्ट्री विस्तृत रूप से पढ़ेंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे, बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम आपको बता देंगे। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब द्वारा प्रथम आक्रमणकारी था, भारत पे आक्रमण करने वाला। तो आइए देखते हैं किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार के तस्थ महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत एक यज्ञ किया, एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कौन से कुल निकले। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, 4 जो है वो कौन से क्षत्रिय निकले, तो वे थे परमार, चालुक्य, सोलंकी और प्रतिहार। ये कौन से थे, तो परमार, चालुक्य, सोलंकी और प्रतिहार। ठीक है फ्रेंड, दिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने। दिल्ली की स्थापना किसने की थी, वो तोमरों ने की थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ करवाया था, ये उत्तर मध्यकाल का समय है। वो जिन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना करी उनका नाम है राणा कुंभा। राणा कुंभा को जो है विजय के स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये अपने शासनकाल में कोई भी युद्ध नहीं हारे रहते हैं, तथा इनके सामने किसी भी अरब के हों चाहे कोई भी राजा हो, इनके सामने युद्ध करने के लिए वे सामने नहीं आता था। ये बहुत ही पराक्रमी और महान शासक थे, तथा इनकी मृत्यु जो है वो इनके पुत्र द्वारा ही, छल के द्वारा की जाती है, क्योंकि वह उसे सत्ता की लालच होती है और उनके गद्दी को प्राप्त करने के लिए वह अपने पिता को मृत्यु घाट उतार देता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इतने महान शासक रहते हैं, इनके द्वारा ही विजय स्तंभ की स्थापना की गई है, लेकिन ये अपने पुत्र के ही शिकार बन जाते हैं। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, अरब था। सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, अरब। अब कौन था शासक, तो मोहम्मद बिन कासिम था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज की जीवन परिचय बात करें तो बायोग्राफी को किसने लिखा है, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो में जो है पृथ्वीराज चौहान की जीवनी के बारे में बताया गया है और इसे लिखा है चंद्रबरदाई ने, जो कि उनके फ्रेंड हैं, मित्र हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, आबू पर्वत। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड, आबू पर्वत। ये जितने भी क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको विश्वास ना हो तो आप मिला सकते हैं
और आपको बार बार बताया जा रहा है कि हिस्ट्री और पॉलिटी का जितना भी विस्तृत रूप पोर्शन होगा हमारे द्वारा आपको समझाकर अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन जो है आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजपूतों ने। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूतों ने। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इसे। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में। तो विजय स्तंभ किसने बनवाई थी? वो राणा कुंभा ने बनवाई थी अपने विजय के लिए। जिस प्रकार वो राज्यों को जीतते थे, बहुत से राजाओं को उन्होंने हराया था तथा अरबी आक्रमणकारियों को भी हराया था, परास्त किया था, तो वो अपने इस युद्ध को स्मरण करने के लिए विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी। तो ये कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा में है, किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासन कौन था? भीमदेव। यह कि जो है फ्रेंड, गजनवी को सभी हमारे भारत में लोग जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्रूर था तथा भारत में बहुत ही लूटपाट किया है। सोमनाथ का मंदिर जो 1025 में ये आक्रमण होता है, ये बहुत ही फेमस आक्रमण है। बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया तथा भारत को पूरी तरह से लूटा। इसका मुख्य उद्देश्य ही भारत को लूटना था, इस पर राज्य करना कभी नहीं था। ये कहाँ का शासक था? तो ये काबुल का था, यानी तत्कालीन अफगानिस्तान का। ये एक छोटे से राज्य का राजा था। इसके पिता जो है छोटे राज्य के राजा रहते हैं, लेकिन यह पराक्रमी रहता है और पूरे अफगानिस्तान को जीतने के बाद आगे बढ़ता है। उसे पता चलता है कि भारत में संपूर्ण धन की अपार सीमाएं हैं, तो ये सोचता है कि वहाँ से लूट कर सामान लाई जाए तथा अपने देश में उसे बढ़ावा दिया जाए। तो इसका यही कार्य रहता है। जब वो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है तो गुजरात के शासक भीमदेव रहते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो है विज्ञानेश्वर। ब्लैक पैगोडा कोणार्क में है। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में। कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर है, इसको ध्यान रखिएगा। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन को झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये मस्जिद है, और किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके दीवारों पर क्या अंकित है? तो हरिकेल। ये हरिकेल उस पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है तथा मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद वही जो है उसकी नींव को संभालता है तथा नए वंश गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है फ्रेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक ही है गुलाम वंश का संस्थापक, जो 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। ये उसके लिखा है फ्रेंड, ये मिस्टेक हुआ है, उसके नहीं उनका लिखना चाहिए, क्योंकि भारत में उन्हें बहुत ही सम्मान दिया जाता है। उनके यहाँ पे होगा फ्रेंड। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह, जो कि आप पद्मावती मूवी में देखेंगे किस प्रकार खिलजी उन पर आक्रमण करता है और राणा रतन सिंह को छल के द्वारा उन्हें उनका वध कर देता है। उसके बाद खिलजी जो है उनके दुर्ग में प्रवेश न कर सके, इसीलिए सभी स्त्रियां जो अग्निकुंड में छलांग लगाकर अपने प्राण को त्याग देती हैं तथा वो उन्हें हासिल नहीं कर सकता। इतिहास में इन्हें बड़े ही स्वर्णिम अक्षरों में संबोधित किया गया है पद्मिनी जी को, और बहुत ही सम्मान दिया जाता है राजकुल में। राजकुल में क्या, हर बिरादरी में, कि ये बहुत ही महान रानी थी, तो इनका नाम जो है बहुत इज्जत से लिया जाता है। तो आप भी लें। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? धर्मपाल। ठीक है फ्रेंड, इस धर्मपाल को याद रखिए, बहुत क्वेश्चन धर्मपाल से बनते हैं। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। और पाल वंश का बताएं तो कहाँ क्षेत्र था? ये पाल वंश जो है 7वीं शताब्दी के बाद ही उदय में आते हैं और ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ते हैं। गुजरात में राष्ट्रकूटों तथा प्रतिहारों का समय काल था और उत्तर में कन्नौज जो है राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था। पहले इसका व्याख्यान नहीं था, लेकिन उत्तर मध्य काल में कन्नौज जो है भारत में राजनीति, उत्तर भारत में राजनीति स्थापित करने के लिए कन्नौज पे शासन होना जरूरी था। और ये दक्षिण क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का शासन था और ये पूरब क्षेत्र में किसका शासन था फ्रेंड? तो वो था पालों का शासन। इसके संस्थापक कौन थे पाल के? तो गोपाल थे। ये आराम से आप याद कर सकते हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, लास्ट में भी पाल, शुरू में भी पाल, तो बस गो आपको जोड़ना है। पाल गोपाल। इसने पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी
मुद्दगिरी मुंगेर। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर, जो कि पश्चिम बंगाल के आसपास ही पड़ता है। आज शायद बिहार में पड़ता है, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन आज ये बिहार में ही पड़ता है। यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दिया है, जो कि राष्ट्रकूट होगा। राष्ट्रकूट मैंने बताया है कि वे दक्षिण में थे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग तथा दंती वर्मन। राष्ट्रकूट का संस्थापक था दंती दुर्ग। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्तियां माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर में नंदी की एक विशालतम मूर्ति बनवाई गई है। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो वो लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन को है नया कैलेंडर चलाने का यश प्राप्त है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? वे थे धर्मपाल। धर्मपाल ने ही, आप पढ़े होंगे आगे कि धर्मपाल ने किस चीज़ों का स्थापना करवाया है, तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना धर्मपाल द्वारा ही कराई गई है। ठीक है फ्रेंड। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। किस शैली में स्थित है? नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी कहाँ स्थित है? तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। मैं ज़्यादा इसे समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा आशा है कि कम समय में ही ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर किया जाए, जिससे आप लोगों को हेल्प पहुँचाई जाए। अब जितनी जल्दी हो सके आपको 15 या 20 मिनट में अधिक से अधिक क्वेश्चन जीके के प्रोवाइड किए जाएँ, जिसे आप पढ़कर एग्जाम में अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। आपको पहले ही बता दिए प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर क्या होता है फ्रेंड, आपको बता दें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। जजिया कर एक धार्मिक कर होता है। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया तो उसके द्वारा जजिया कर लगाया गया ब्राह्मणों को छोड़कर। धार्मिक कर मतलब वे जो व्यक्ति इस्लाम को कबूल नहीं किए थे तथा जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं थे, उन्हें अपने धर्म के लिए उसे कर देना पड़ता था, तो उसे ही जजिया कर कहते हैं। इसे बाद में कई शासकों ने लागू किया। कई ने, जैसे अकबर ने उसे विस्थापित किया, उसे हटा दिया। फिर उसके पौत्र औरंगजेब आया, जिसने पुनः उसे जजिया कर को लागू कर दिया। पुनः बहुत ही अत्याचारी रहता है और बहुत ही क्रूर भी। भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम हो गया। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है फ्रेंड? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में बहुत ज़्यादा शंकर जी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम। कोणार्क में क्या है? सूर्यदेव मंदिर है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो कोणार्क में। कोणार्क कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में, पुरी में। पहले तो पुरी में स्थित है और उसके बाद राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा में। इसकी स्थापना किसने करवाई थी सूर्य मंदिर की? तो नरसिंह प्रथम ने। नरसिंह प्रथम ने सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के, तो अजमेर को भी याद रख सकते हैं। इनके नाम के आगे भी अजय आ रहा है और अजमेर के भी आगे नाम के अजय आ रहा है। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांति मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? यहाँ लिखना चाहिए फ्रेंड, परास्त किया, परास्त किया, परास्त किया। वो थे भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया तथा पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गौरी को 1191 के तराइन के युद्ध में उसे परास्त किया तथा फिर पुनः उसने 1192 में जो है पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है तथा छल द्वारा उनसे जीत लेता है। पृथ्वीराज चौहान के बहुत से उनके जो भाई रहते हैं, बंधु रहते हैं, उनके साथ छल कर देते हैं, जिससे वो बंदी बनाए जा सकते हैं। मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान तथा चंद्रबरदाई के द्वारा कहानी भी गई है, जो पृथ्वीराज चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो बायोग्राफी में मिलता है। उसमें लिखा गया है किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी का वध करते हैं तथा पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई एक दूसरे को मारकर स्वर्ग को सिधार जाते हैं। तो इसके बारे में कहानियाँ बहुत सी उद्गृत हैं, इसमें मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि इस समय ज़्यादा लग जाएगा फ्रेंड। आप जानते होंगे पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक थे। कलयुग में जो है एकमात्र ऐसे शासक हुए जिन्होंने सप्तवेदी बाण बांधना जानते थे। वे आवाज़ को सुनकर वध कर देते थे, ऐसी असीम शक्तियाँ उनमें निहित थीं। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? धंगदेव। किसने करवाया था फ्रेंड? धंगदेव। तो इसको ध्यान दीजिएगा। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? धंगदेव हो गया। वह कौन सा सामंत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संभव की कहलाता है? त्रैकुटक संवत। ये उतना फेमस नहीं है, इसको देख लीजिएगा एक नज़र।
चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी के मध्य हुआ था जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के। किसके बीच हुआ था? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के। नसेद चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासन के राजकवि थे? जयचंद के। किसके थे फ्रेंड? जयचंद के। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडठल ने उत्तरापथ स्वामी कहा था? धर्मपाल को। धर्मपाल बहुत ही बार आ गया है। धर्मपाल को जो है आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कह सकते हैं, और बहुत से क्वेश्चन जो है ऊपर 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इससे, तो धर्मपाल को आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल वंश को। पाल का शासन कहाँ था? पूर्वी बंगाल में। बाद में ये फ्रेंड जैसे भारत हो गया उत्तरी राज्य में, जैसे ये पूर्व में इनका शासन था असम, ओसम, पश्चिम बंगाल और बिहार में, और दक्षिणी जैसे उत्तरी भारत में कहें तो गुर्जर प्रतिहारों का था, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का था। तो कन्नौज को जीतने के लिए पालों ने बहुत बार कोशिश किया तथा गुर्जर प्रतिहारों ने भी कोशिश किया, तथा प्रयाग तक संगम युग तक गुर्जर प्रतिहारों ने इसे जीत लिया था। बाद में राष्ट्रकूटों ने पालों का साथ दिया तथा गुर्जर प्रतिहारों को हरा दिया और उत्तर में अपना शासन आधिपत्य कर लिया। तो मध्यम भारत में यदि 1100 से पहले और 700 के बाद कहें तो राष्ट्रकूटों में उत्तर दक्षिण भारत के राजा जो हैं वो बहुत ही महानतम शासक हुए और बाहर उभर कर आए। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा जो है वो इतिहास के चैप्टर में करेंगे, जब हम उसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सामंत सेन। इसको भी याद कर सकते हैं, सेन इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। ठीक है फ्रेंड, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका दक्षिण में किस प्रकार से शासक हुए? पूर्व मध्यकाल, दक्षिण मध्यकाल तथा मध्यकालीन भारत।